चलिए बात करते हैं खास खबरों की। असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने त्रिपुरा के स्थानीय चुनाव में भी छत्तीसगढ़ का एक मोर्चा बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के दिग्गज नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वदेशी जिला परिषद चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्हें चुनाव प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रायपुर से बीजेपी के सांसद रहे रमेश बैस अभी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। फिलहाल राज्यपाल शासन है और रमेश बैस की टीटीएएडीसी के प्रमुख हैं। वहां 30 सदस्यीय त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद के चुनाव 4 अप्रैल को होंगे। इसके वोटों की गिनती 8 अप्रैल को होनी है। वहीं त्रिपुरा में फिलहाल विपक्ष में रही कांग्रेस सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। टीटीएडीसी चुनाव का क्षेत्र प्रदेश के कुल आकार का करीब 68% हिस्सा कवर करता है। इन चुनावों में जीत का विधानसभा चुनाव में भी काफी महत्व होगा। परिषद में वाम दलों के गठबंधन का बहुमत रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी दस्तक दे दी है। विधानसभा की कार्रवाई में मौजूद रहे दुर्ग से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही जनता कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी वजह से उनके संपर्क में आने वाले विधायकों अफसरों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। बता दें आपको, देवव्रत सिंह के अलावा डॉक्टरों की सलाह के बाद विधायक ने खुद को अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया है। विधानसभा की जिस सीट पर अरुण वोरा बैठते हैं उस पर उनके बगल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की सीट है। वोरा की सामने वाली सीट पर वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा की सीट है। बजट भाषण से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वो मौजूद थे और बताया जा रहा है कि आसपास के विधायक भी कुछ दिन में सदन में नहीं आने का फैसला कर खुद को आइसोलेट करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं खबर रायपुर से है, जहां जॉइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव की लाश मिली है। आपको बता दें, नागपुर में राजेश श्रीवास्तव का शव बरामद हुआ। राजेश श्रीवास्तव मंत्रालय से लापता हुए थे, जिसके बाद उनकी शिकायत दर्ज कराई गई थी परिवार द्वारा। और ट्रेजरी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव थे, जिनकी लाश कल मिल गई है। मंत्रालय के सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, मामले की जांच में जुटी हुई है। 1 तारीख से राजेश श्रीवास्तव लापता थे, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और कल शाम अचानक पुलिस को इस बात की सूचना मिली। नागपुर पुलिस ने जानकारी दी। यहाँ एक होटल के कमरे से फंदे से झूलता हुआ शव मिला और जब पहचान की गई तो पता चला ये शव राजेश श्रीवास्तव का है। पुलिस अब बारीकी से हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। वहीं रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस नेता सुशील ओझा के भतीजे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, मृतक श्रेयांश ओझा लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वहीं शव के पास से पुलिस को 4 पन्नों का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में परिजन के साथ साथ एक युवती का जिक्र भी किया गया है। सुसाइड नोट में सॉरी मैं जा रहा हूं लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और श्रेयांश ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। इधर प्रदेश के जांजगीर से खबर, जहां सरपंच के बेटे के हत्या के मामले में पुलिस ने कथित 2 पत्रकार सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल महिला उप सरपंच भी गिरफ्तार हुई है। महिला उप सरपंच पर खबर है सुपारी देने का आरोप है। इस महिला उप सरपंच ने ही इनकी हत्या करवाई है, ऐसा आरोप है। दोनों पक्षों में चुनाव को लेकर एक तरह से विवाद चल रहा था, रंजिश चल रही थी। कथित पत्रकारों को 10 लाख की सुपारी दी गई थी इनकी हत्या के एवज में। पुलिस ने कथित पत्रकारों से करीब 2,40,000 रुपए जब्त किए हैं। हसौद क्षेत्र के भाता माहौल ग्राम पंचायत का एक मामला है। इधर बस्तर
बस्तर से लगे ओडिशा के कोरापुट जिले में बीती रात 7,90,00,000 लाख रुपए के नकली नोट पकड़ाए हैं। अब इन नोटों का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया है। इन नोटों को रायपुर में ही छापा गया और इसके बाद रायपुर नंबर की ही लग्जरी गाड़ी से विशाखापट्टनम ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें जांजगीर के डबरा स्थित आरकेएम प्लांट का इंजीनियर और कार का चालक भी शामिल है। इसकी पुष्टि जांजगीर एसपी पारुल माथुर ने की है और नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपियों में 3 जांजगीर जिले के अलग-अलग गांव के बताए जा रहे हैं। नकली नोटों का मास्टरमाइंड इंजीनियर रविंद्र कुमार अमरताल का बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में ओडिशा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं ओडिशा पुलिस का कहना है कि रायपुर से ओडिशा बॉर्डर तक जांच क्यों नहीं की गई। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की, जहां बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जमकर बहस हुई, जुबानी जंग हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार के सामने आंकड़े रखते हुए कहा कि भूपेश सरकार तो कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। कौशिक ने कहा कि 2004 में रमन सरकार के वक्त प्रदेश पर 8,000 रुपये कर्ज और 9,000 करोड़ का बजट था। जब रमन सिंह ने सत्ता छोड़ी तो प्रदेश पर कर्ज 41,000 करोड़ रुपए था, जबकि बजट 95,000 करोड़ का था। जबकि भूपेश सरकार ने 2 साल में ही 36,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। धर्मलाल कौशिक ने मिनटों और सेकंड में कर्ज का गणित गिनाते हुए कहा कि मौजूद सरकार हर मिनट 3,20,000 रुपए का कर्ज ले रही है और हर सेकंड में 5,000 रुपए और के सिद्धांत पर चार्वक के सिद्धांत पर चल रही है कि इंसान जब तक जीवित रहे तब तक सुखी जीवन जिए, कर्ज लेकर भी घी पिए। भारत के प्राचीन दार्शनिक चरवाक के सिद्धांतों पर यह सरकार चल रही है और मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को खोखला छत्तीसगढ़ देंगे। क्या छत्तीसगढ़ देंगे? क्या बचेगा उन लोगों के लिए? जिस प्रकार से आप कर्जा ले रहे हैं कि आपके 26 महीना में 26,000 करोड़ रुपए के कर्ज। विपक्ष के संबोधन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। निशाने पर रहे केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल। सीएम ने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्री तय राशि से 1 रुपए ज्यादा देने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ के कोटे का 60 लाख मीट्रिक टन धान उठाने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। बघेल ने कौशिक के कर्ज लेने वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि जो आज कर्ज की स्थिति में है वो केंद्र सरकार की वजह से है। केंद्र ने प्रदेश के हिस्से का 14,628 करोड़ रुपए नहीं दिया। केंद्र पर प्रदेश का 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। बघेल ने तो विपक्ष के विधायकों को न्योता दिया कि वो इतने किसान हितैषी बनते हैं तो उनके साथ दिल्ली चले जाएं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर लें। हालांकि इसे लेकर सदन में गर्म बहस भी हुई। सीएम ने अकबर इलाहाबादी का शेर भी पढ़ा, विपक्ष पर हमला बोला। ये लगातार हल्ला कर रहे हैं कि कर्ज में डुबा दिए, कर्ज में डुबा दिए। तो उनके शासित राज्यों की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय स्तर की स्थिति क्या है, वो आंकड़े एकदम स्पष्ट हो रहे हैं। जहां ग्रामीण विकास विभाग में उन्होंने बजट घटा दी, हेल्थ डिपार्टमेंट में बजट घटा दी, हमने कोई कमी नहीं की, बल्कि कृषि क्षेत्र में 9% की वृद्धि की। तो स्थिति ये है, हम जान भी दे दें कोई बात नहीं, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी हमने अर्थव्यवस्था को संभाला है। वहीं छत्तीसगढ़ के 2 जिलों ने टॉप 5 आकांक्षी जिलों में अपना स्थान बनाया है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तीसरा और बस्तर जिला ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। दोनों जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये स्थान मिला है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में दोनों जिलों ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने इस पर ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि नीति आयोग से जारी डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के 2 जिलों ने स्थान बनाया। इधर आंध्र
प्रदेश में छत्तीसगढ़ के 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चा अपने परिजनों के साथ गरियाबंद से तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान कोई युवक बस स्टैंड से बच्चे को लेकर चला गया। वारदात 27 फरवरी की बताई जा रही है। परिजनों ने अब छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मासूम की तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस अब आंध्र प्रदेश जाएगी। पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक गरियाबंद के कुरुद गांव से 58 दर्शनार्थियों को लेकर 27 फरवरी को एक बस तिरुपति बालाजी गई थी और इसी बस में गांव में शिक्षक उत्तम साहू भी परिवार के साथ गए हुए थे। सभी लोग वहां पहुंचने के बाद बस स्टैंड पर ही खाना खा रहे थे। इस बीच रात करीब 9 बजे उनका 6 साल का एक बेटा शिवम अचानक लापता हो गया। बच्चे को वहां नहीं देख परिजन और दोस्तों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखिए आप आंध्र प्रदेश, हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। अब पुलिस मासूम की तलाश कर रही है और इसमें बच्चा नज़र आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है। ये कोई मुख्य मार्ग प्रतीत होता है, प्रारंभिक तौर पर देखकर ऐसा लगता है, और बच्चे के साथ वो शख्स भी नज़र आ रहा है। अब ये बच्चा कहाँ लापता हुआ है, कहाँ गया है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। छत्तीसगढ़ का नया बना 28वां जिला अपने जिला मुख्यालय को लेकर विवादों में है। 10 फरवरी को सीएम ने इस नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही की सौगात लोगों को दी। दरअसल ये विवाद इसलिए है क्योंकि गौरेला के लोग गुरुकुल में मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं मरवाही के लोग मरवाही मध्य में बनाने की बात पर अड़े हैं, जिसके बाद अब लोगों ने चक्का जाम किया और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें आपको कि प्रशासन ने अस्थायी रूप से जिले के कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कार्यालय को पेंड्रा गौरेला के गुरुकुल में शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही लोगों को स्थायी कार्यालय के लिए मरवाही के कोदवाही गांव में कार्यालय खोलने की बात आई तो लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके बाद अब लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। यदि ये सब चीज़ों को भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, चारों लोगों की चारों तरफ की समस्याओं को देखते हुए, चारों तरफ के लोगों को देखते हुए, मध्य में जो जिला कार्यालय का डिसीजन पहले कलेक्टर मैम ने लिया था कोदवाही का, वो बहुत सही डिसीजन था और हम वही डिसीजन की मांग दोबारा कर रहे हैं कि वो डिसीजन मान्य रहे और जिला कार्यालय मध्य में हो। बस यही लोगों की इच्छा, यही हमारी भी इच्छा है। वैसे इनके माध्यम से हमको ज्ञापन मिल गया है और ज्ञापन को हम लोग कलेक्टर मैडम के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित कर देंगे। और चूँकि जिला मुख्यालय कहाँ खोलना है इसका निर्णय राज्य शासन के माध्यम से ही होना है, इसलिए इस पर मतलब कि राज्य शासन ही निर्णय लेगा। इधर कोरबा में नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को अब निगम दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नगर निगम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की पहल की है। अब तक मकान नंबर के हिसाब से टैक्स जमा होता था, लेकिन अब नई स्कीम के तहत प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से टैक्स जमा होगा। शहर के करीब 53,000 मकानों को प्रॉपर्टी नंबर जारी किया गया। वहीं 16 अंकों के प्रॉपर्टी नंबर के आधार पर लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और घर बैठे ही बिल की अदायगी भी कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पोर्टल है और हमने नगर निगम के जो हमारे जो संपत्ति कर में डाटाबेस है, 58,000 मकानों का डाटाबेस है, जिनको प्रॉपर्टी कोड दिया जा चुका है। अभी जो पुरानी परंपरा थी, रूढ़िवादी तरीके से लोग नगर निगम के जोनल ऑफिस में, नगर निगम ऑफिस में आके प्रॉपर्टी टैक्स पटाते थे, उनको ये सुविधा है कि वो अपने जैसे बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इससे प्रॉपर्टी टैक्स भी पेमेंट करें। इसलिए उनके अंदर जागरूकता पैदा करना है। उनको प्रॉपर्टी कोड दिया जाएगा, उनको सबको इस बात में जागरूक किया जाएगा तो घर बैठे चाहें तो अपने मोबाइल लैपटॉप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन नगर निगम को अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इधर राजधानी रायपुर में वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट होने जा रहा है। 5 मार्च से शुरू होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल होंगी। वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होगा। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। 5 मार्च को इंडिया लीजेंड और बांग्लादेश लीजेंड के बीच मैच के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी।
5 मार्च से वर्ल्ड सेफ्टी टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है राजधानी रायपुर में। हम मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तैयारियां इस वक्त चरम पर हैं। अंतिम तैयारियां हो रही हैं। नेट प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ी रोज़ सुबह शाम यहां पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल यहां पर है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये तमाम चीज़ें यहां आप देख रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरे प्रदेश भर की जनता में उत्साह भी है। एक लीजेंड खिलाड़ियों का मैच यहाँ पर होगा और लगातार 5 से 21 तारीख तक ये मैचेस यहाँ पर चलेंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर सहवाग, युवराज सिंह, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर्स यहाँ पर नजर आएंगे। ओपनिंग मैच की बात करें तो 5 तारीख को इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच ओपनिंग मैच होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। सभी प्लेयर्स पहुंच चुके हैं और ये सभी प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस भी यहाँ पर सुबह आकर कर रहे हैं। तो इस मैच की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैदान पूरा सज कर तैयार हो चुका है। सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर रहे हैं। अब सभी को इंतज़ार है बेसब्री से 5 मार्च का। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। इधर कवर्धा के प्रशासनिक अधिकारी इन दिनों एक नाले की तलाश कर रहे हैं। नाला कागजों में तो दर्ज है लेकिन जमीन पर नहीं। मजेदार बात यह है कि इस नाले के नए सिरे से निर्माण के लिए नगर पालिका ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए स्वीकृत करवा चुकी है और मंत्री ने भूमि पूजन भी करा दिया है। जब नाले के सर्वे का काम शुरू हुआ तो नाला न मिलने से अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए कवर्धा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, पक्के मकान, इन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये नाले की जमीन पर बने हैं। दरअसल ये पूरा खेल भूमाफिया और प्रशासनिक सांठ-गांठ का है। नाले का नाम है गुरु नाला, जो कवर्धा के बीच से होकर निकलता है, जो बारिश के पानी को अपने साथ बहा कर ले जाता है। नाले का नए सिरे से निर्माण के लिए नगर पालिका ने एक प्रोजेक्ट बनाया। 1 करोड़ 22 लाख का टेंडर भी निकाला। टेंडर जारी होने के बाद जब नगर पालिका के सीमांकन का काम शुरू किया गया तो अधिकारी श्यामनगर में जाकर फंस गए। उन्हें यहाँ तो नाला ही नजर नहीं आया। मौके पर पहुंचे तो नाला नाली के रूप में दिखा। इसके बाद जब नगर पालिका ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति की मांग की तो खुलासा हुआ कि नाले की जमीन पर मकान तान दिए गए हैं, परंतु वहाँ पर अभी लोगों ने उसे पाट कर अतिक्रमण कर लिया है। 6 मकान के भाग आ रहे हैं और 15 लोगों ने प्लाटिंग करके उसे कर दिया है। ये अभी तक हमारे सीमांकन के प्रतिवेदन में आया है। अब मामले का खुलासा होने के बाद नगर पालिका के हाथ पैर भी फूले हुए हैं, क्योंकि नाले को उसकी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए 20 से ज्यादा पक्के मकानों के 75% हिस्से को तोड़ना पड़ेगा। नगर पालिका पसोपेश में है, लेकिन दलील दी जा रही है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाएगा। ये पूरा मामला राजस्व से संबंधित है। हमें सिर्फ नाली निर्माण के लिए जमीन चाहिए थी। तब ऐसा जो भी उनके तरफ से रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम आगे की कार्रवाई संयुक्त रूप से राजस्व के साथ मिलकर जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उसमें कैसे करें। पूरी रिपोर्ट सीमांकन के बाद जो वहाँ का दस्तावेज है या जो लिखित में भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम आगे का कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। पिछले 10 सालों में ये खेल हुआ है। जब नाले पर कब्जा किया जा रहा था तब अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करते रहे। खास बात यह है कि जिन्होंने मकान बनाए हैं उनके पास बाकायदा रजिस्ट्री है। ऐसे में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो कैसे गई? राजस्व विभाग की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब पूरा राजस्व महकमा सवालों के घेरे में है। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा। इधर महासमुंद में पिछले 6 साल से सक्रिय हाथियों के दल ने अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देना शुरू कर दी है। हाल ही में एक गांव में 2 हाथी घुस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद जंगल की ओर खदेड़ा गया। सरायपाली में भी एक मादा हाथी को गोमरडा अभ्यारण्य की तरफ खदेड़ा गया। जिले भर में अब तक हाथियों के हमले से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इन जंगली हाथियों को खदेड़ने के लिए कर्नाटक से प्रशिक्षित हुंकी हाथी को भी बुलवाया गया, लेकिन वन विभाग को सफलता नहीं मिली। ऐसे में रिहायशी इलाकों में हाथियों का आना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सरायपाली क्षेत्र में एक मादा हथनी और एक उसका शावक
जिसमें कि वो एक रिहायशी इलाके में आके फंस गए थे। वो एक चांस की बात थी जिसमें कि वो रिहायशी इलाके को पार करना चाहते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई, स्ट्रक्चर्स तीन तरफ से घिरी हुई थी, तो वो हाथी का दोनों डुओ थे वो फंस गए बीच में। हाथी एक सामान्य तौर पे जंगल में रहने वाला प्राणी है, इंसान सामान्य तौर पे जंगल से बाहर रहने वाला प्राणी है, लेकिन दोनों पड़ोसी हैं। दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, व्यवहार एक दूसरे का अगर जानेंगे तो बेहतर होगा। ऐसे में जितने हमारे नागरिक हैं उन सभी को भी संवेदनशील होना होगा। वहीं खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज नवा दिन है। आपको बता दें, सदन में आज से बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी। वहीं एमएसपी पर धान खरीदी और मिलर्स को भुगतान की राशि का मामला भी आज सदन में उठेगा। वहीं रायपुर नगर निगम में आवास निर्माण और आवंटन का मुद्दा भी सदन में आज गूंजेगा और सीएम भूपेश बघेल ने विपक्षी विधायकों को भी दिल्ली चलने का न्योता दिया है। तो किसानों के हित के लिए पीएम और वित्त मंत्री से मिलने की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है, जिसके लिए उन्होंने विपक्षी विधायकों को भी दिल्ली चलने का न्योता दिया। और आज सदन में बजट के अनुदानों पर मांग उठ सकती है। वहीं एमएसपी पर धान खरीदी के भुगतान का भी मुद्दा आज सदन में उठेगा। पेंड्रा में इन दिनों छत्तीसगढ़ी फिल्म की एक शूटिंग चल रही है। जिले की अलग अलग लोकेशन पर हो रही इस शूटिंग में लोकल कलाकारों को फिल्म में काम करने का मौका दिया जा रहा है। फिल्म का नाम मोर माया के चिन्हा है, जिसकी फल उद्यान, इंदिरा गार्डन, घगरा जलाशय और झोझा जल प्रपात जैसी लोकेशन पर शूटिंग चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहाँ मिलीजुली भाषा बोली जाती है। फिल्म डायरेक्टर कन्हैया पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ी बोली को पहचान दिलाने इस इलाके में शूटिंग चल रही है। हम लोग सीजी मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है तोर माया के चिन्हा, जो हमारे प्रोड्यूसर कन्हैया सर जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मेरा पहला मूवी है। हम लोग अभी फ़िलहाल तो अमरकंटक, मेडुका और यहाँ अच्छे लोकेशन है, गार्डन वगैरह वहाँ की। मेरा इस फिल्म में मैं सेकेंड हीरोइन का रोल है। सभी लोग बाहर पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में मतलब जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का ये है कि जो लोकल क्षेत्रीय भाषा है, पारंपरिक हो, कम से लुप्त न हो, छत्तीसगढ़ी की भाषा को आदमी अपना मतलब जो है ये में बांध कर रखें। इसी वजह से हम छत्तीसगढ़ी फिल्म हम इस एरिया में चुनाव किए हैं। इसमें पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, अमरकंटक जो मेन लोकेशन है हम